नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी पंजाब में तेज होते प्रचार की। यूपी में 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी की बढ़ती परेशानी की। जानेंगे किसानों ने फिर क्यों रोका बीजेपी अध्यक्ष का रास्ता। चारा घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने क्या दिया फैसला। बात करेंगे हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की, रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर चुनावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में दूसरे चरण का मतदान होने के बाद दूसरे दिन ही जेल से बाहर आया आशीष मिश्र। आशीष पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का है आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष की जमानत पर घिरी बीजेपी सरकार। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका होगा नियंत्रण, मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली सरकार ने डाली थी याचिका। भारत और श्रीलंका के बीच T20 और टेस्ट सीरीज का बदला शेड्यूल। अब 25 फरवरी की जगह 24 फरवरी से शुरू होगी T20 सीरीज। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1765 अंकों की तेजी के साथ 58,162 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 510 अंकों की तेजी के साथ 17,354 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तराखंड और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। यूपी में भी पहले 2 चरणों में 113 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। अब 20 फरवरी को यूपी में 49 सीटों के साथ ही पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग का दिन करीब आने के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार भी तेज कर दिया है। यूपी में सपा चीफ अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, तो पंजाब में राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे। तो कहां किस दल की रैली का रहा जोर, देखिए ये रिपोर्ट। आगामी 20 फरवरी को कांग्रेस शासित पंजाब की सभी सीटों पर और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 49 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में अब सभी दलों ने इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। यूपी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच माना जा रहा है। पहले 2 चरणों में दोनों ही ओर से अपनी जीत के दावे किए गए। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड और अवध में चुनावी रैलियां की। रायबरेली पहुंचे अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों ने पहले भी राशन दिया था, जब तक सपा की सरकार है हम अपने गरीब भाइयों को राशन देंगे। इसके साथ ही हम 1 साल में सरसों के तेल के साथ साथ 2 सिलेंडर भी देंगे और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। अखिलेश ने गरीबों को अपने पोल में करने की कोशिश की तो बीजेपी के प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। अमित शाह आज कानपुर औरैया पहुंचे और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही अखिलेश यादव पर भी तंज कसने से नहीं चूके। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती को भी आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा बहन जी और बबुआ दोनों के शासन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी, लेकिन योगी राज में ये तेजी से आगे बढ़ी है। अमित शाह के अलावा सीएम योगी आज फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। सिर्फ यूपी में ही नहीं, पंजाब में भी आज सियासी पारा अपने चरम पर रहा, जहां आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जब भी मुंह खोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं। झूठे दावे और वादे बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चे वादे करती है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हालांकि दावा तो सभी पार्टी कर रही है, लेकिन किसके दावे कितने सही साबित होते हैं और किसकी बनती है सरकार, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। दावे हर ओर से हो रहे हैं, विरोधियों पर निशाना भी साधा जा रहा है। बीजेपी की ओर से जहां वोटिंग हो चुकी है वहां जीत को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पार्टी नेता भी मान रहे हैं कि यूपी जिस पर सभी की नजरें लगी हैं, वहां पहले 2 चरणों में बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। यूपी में दूसरे राउंड का मतदान हो चुका है। दूसरे दौर में अधिकांश सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा थी। इसके अलावा ये क्षेत्र गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दौर में 64.42% वोटिंग हुई है। 2017 के मुकाबले ये करीब 1% कम है, लेकिन मतदान के बाद वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। दूसरे राउंड के उन जिलों में ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है। यही नहीं, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं जैसे उन जिलों में वोटिंग अपेक्षाकृत कम है, जहाँ मुस्लिम आबादी 25% से कम है। 60 से 62% वोटिंग हुई। इसके उलट अमरोहा और सहारनपुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में 70 से 72% मतदान हुआ है। अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटें शहरी हैं और 2 ग्रामीण। शहर में मुस्लिम आबादी करीब 35% और ग्रामीण क्षेत्र में ये करीब 50% है। अमरोहा सदर और धोरहरा जहाँ मुस्लिम आबादी 35% है, वहाँ मतदान 70% के करीब हुआ, जबकि हसनपुर और नौगांव सादात में वोटिंग का प्रतिशत 74% के करीब रहा है। जहाँ मुस्लिम आबादी 50%
30% के करीब है। ये रुझान दूसरे चरण में लगभग सभी सीटों पर देखा गया। बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल बूथों पर इस बार वोटिंग प्रतिशत पहले से ज्यादा रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक मतदाताओं में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है, जिस कारण वो पोलिंग बूथ तक कम पहुंचे। इसका नुकसान बीजेपी को होते दिखाई दे रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो रुझान मिल रहे हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी की मुश्किल वोटिंग को लेकर ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से उनके नेताओं का विरोध हो रहा है उसे लेकर भी बढ़ती जा रही है। अब तक तो बीजेपी उम्मीदवारों को ही विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कहां हुआ नड्डा का विरोध, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है। 20 फरवरी को राज्य की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव प्रचार 18 फरवरी को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 72 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीते दिनों पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए पंजाब पहुंचे थे, तो आज बीजेपी और उसके सहयोगियों के प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली थी। लेकिन पंजाब पहुंचते ही नड्डा मुश्किल में फंस गए। दरअसल पंजाब में किसान आंदोलन विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और किसानों के गुस्से ने बीजेपी नेताओं की चिंता और भी बढ़ा रखी है। भले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो और किसानों की कई मांग मान ली हो, लेकिन किसानों की मांग पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है, जिसके बाद से ही किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पंजाब की मंडी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली थी, लेकिन नड्डा का रास्ता किसानों ने रोक लिया। किसानों ने भटिंडा के मोड़ मंडी में हंगामा कर दिया। नड्डा को भटिंडा मोड़ रोड पर संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल में बनाए गए हेलीपैड पर उतरना था, जिसके बाद सड़क के रास्ते रैली स्थल पर जाना था, लेकिन किसानों ने रैली स्थल को जाने वाले रास्ते पर ही धरना देना शुरू कर दिया। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। किसानों के कड़े विरोध के चलते जेपी नड्डा को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अनन फनन में नड्डा को दूसरे रास्ते से ले जाया गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की रैली को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट जरूर खड़ी करेंगे। किसानों के तेवरों को देखते हुए ये साफ है कि बीजेपी के लिए पंजाब की राह बेहद मुश्किल हो गई है और इसका असर यूपी में भी दिखाई दे सकता है। पहले पीएम का रास्ता रोका और अब बीजेपी अध्यक्ष का। किसानों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। अब ये गुस्सा चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा वो 10 मार्च को सामने आएगा, लेकिन उससे पहले 21 फरवरी एक बड़ा फैसला आने वाला है। इस दिन चारा घोटाला मामले में आरजेडी चीफ लालू यादव को सजा का ऐलान हो सकता है। चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया, लेकिन कोर्ट का ये फैसला राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। दरअसल आरजेडी के चीफ लालू यादव को कोर्ट ने दोषी पाया है। आरजेडी चीफ की सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद लालू यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। लालू के वकीलों ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह किया। कोर्ट ने लालू की उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को पहले जेल जाना होगा, उसके बाद उन्हें रिम्स भेजा जा सकता है। लालू यादव को अब 21 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी दिन उसकी सजा पर बहस होगी और इसी दिन कोर्ट लालू की सजा का ऐलान कर सकता है। चारा घोटाले के 5 मुकदमों में लालू यादव को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 4 मुकदमों में पहले ही उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी और अब 5वें मुकदमे में भी लालू यादव दोषी पाए गए हैं। ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139 करोड़ 45 लाख रुपए की अवधि निकासी से संबंधित है। उस दौरान झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा होता था और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। डोरंडा स्थित ट्रेजरी निकासी मामले में 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 55 आरोपियों की जान जा चुकी है, तो वहीं 7 आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। 2 आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने के पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके अलावा बचे 6 आरोपी आज तक फरार चल रहे हैं। लालू यादव एक और कानूनी लड़ाई हार गए हैं। अब कोर्ट कितनी सजा देगा, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट पर भी लोगों की लगी हुई हैं। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर बहस चल रही है। हिजाब के समर्थन में और विरोध में दलीलें दी जा रही हैं। मामला छात्राओं के हिजाब पहनने से जुड़ा है। तो क्या हुआ आज की सुनवाई में, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में आज एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में बहस हुई। हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। उम्मीद थी कि आज इस पर हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन कोर्ट में आज सुनवाई ही पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए यानी बुधवार तक के लिए टाल दी। आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गयी और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस बीच हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की
ओर से कहा गया कि इस समय देश के एक हिस्से में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सुनवाई को विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक टाल दिया जाए, क्योंकि कुछ दल इस मामले में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, हमसे जुड़ा नहीं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने भारत के संविधान का कन्नड़ में आधिकारिक अनुवाद बेंच के सामने पेश किया। कामत ने दावा किया कि संविधान का कन्नड़ अनुवाद हर प्रावधान में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उसी शब्द का प्रयोग करता है जैसा कि सरकारी आदेश में किया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सरकारी आदेश की व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए शब्दों की नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें देते हुए देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य का कहना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम तुर्की के सैनिक नहीं हैं। हमारा संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है और सभी धर्मों को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन अब सिर पर दुपट्टा पहनने को भी अनुचित बताया जा रहा है। उसे सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, न कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना चाहिए। हिजाब मामले की गूंज पूरे देश में सुनी जा रही है। विदेशों से भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये मुद्दा विधानसभा चुनावों में भी उठ रहा है। सभी की नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर हैं, लेकिन इस बीच एक और मामले में पूरी दुनिया की नजरें हैं और वो है यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद पर। यहाँ लड़ाई की आशंका बनती दिख रही है। इस बीच भारत ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस यूक्रेन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यूक्रेन की घेराबंदी करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1,30,000 सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। बेलारूस और क्रीमिया की यूक्रेन से लगती सीमा पर रूसी सैनिक और लड़ाई के साजो सामान का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। पुतिन भले ही दावा कर रहे हैं कि उनका इरादा यूक्रेन पर हमला करने का नहीं है, लेकिन जिस तरह से रूस यूक्रेन की घेराबंदी कर रहा है, उसे देखते हुए यूरोप और अमेरिका चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस ने बेलारूस के साथ 10 दिनों का युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो उसके हाथ रूस का सीक्रेट दस्तावेज लगा है और इस दस्तावेज के हवाले से अमेरिका का दावा है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी आशंका जताई है कि उनके देश को युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस बुला चुके हैं। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों और यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे हैं। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के मौजूदा अनिश्चित माहौल को देखते हुए भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों को यूक्रेन छोड़कर अस्थायी तौर पर स्वदेश लौटने की सलाह दी जा रही है। भारतीय नागरिक बिना किसी आवश्यक काम के यूक्रेन की यात्रा न करें और वहां मौजूद नागरिक भी अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। इसके साथ ही यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिक लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें। यूक्रेन और रूसी विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावनाओं को माना जा रहा है। रूस यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाए जाने का विरोध कर रहा है। इसके पीछे भौगोलिक कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन 2295 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं। ऐसे में रूस की चिंता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो नाटो सेना रूसी बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर में उठे अफस्पा मामले की। मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राज्य में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह तो कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वर्चुअल रैलियां कर चुकी हैं। 28 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। उससे पहले कांग्रेस ने राज्य में बड़ा दांव खेला है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। राज्य में बीजेपी की सरकार है। 2017 की विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनी, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर ही भारी पड़ी और पार्टी ने चुनावों में हार कर भी सरकार बना ली। अब चुनावों में कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली करते हुए कहा कि बीजेपी की नीति बस अपने 2-3 बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। बीजेपी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अनदेखा किया है। इसके साथ ही प्रियंका ने मणिपुर में कांग्रेस के चुनावी एजेंडे का भी खुलासा किया है। मणिपुर में अफसपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज्य की बीजेपी सरकार भी इस कानून के खिलाफ है, लेकिन केंद्र में अपनी ही सरकार के चलते वो अफसपा का विरोध नहीं कर पा रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने मणिपुर में सत्ता में आने पर अफसपा को तत्काल और पूर्ण रूप से हटाने के लिए जोर देने का वादा कर इस मुद्दे को और भी चुनावी हवा दी है। बता दें कि अफसपा सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देता है, लेकिन कानून से प्रदेश का एक बड़ा वर्ग नाराज है और ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।